3 में अ क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास एम टिल्ट करना है उसको, इज टू बी टिल्टेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ। ठीक है, तो 3 वाला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में तो ये कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में इस तरीके से अगर आपके पास क्यूब है और यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो आप, तो ये कर सकते हो कि ये जो फोर्स एफ लगाओगे आप इस पॉइंट पर ग्राउंड के रिलेटिवली, ठीक है, कितना फोर्स निकालना होगा ये। अब देखो ये डिपेंड करेगा यार यहाँ पर कि ये फ्रिक्शन है या नहीं है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये एक मैटर पॉइंट है, बिकॉज ये कहीं स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जो सरफेस है ये रफ है या स्मूथ है, ये लिखा नहीं है। तो कितना फोर्स लगाना होगा ये डिपेंड करेगा उस बात पर, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। तो अगर हम इसको रफ मानते हैं, देखिए अगर इसमें अगर आप रफ मानते हैं और रफनेस भी अच्छी खासी, मतलब सफिशिएंटली रफ है, सफिशिएंटली रफ का मतलब ये स्लाइड नहीं करेगा, तो स्लाइड न करने की कंडीशन में तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, और इनफ रफ होने का मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के बराबर होगी। मैं दोनों के आंसर बता दे रहा हूँ, फ्रिक्शन इक्वल्स टू एफ, उसके अलावा mg का फोर्स इस तरफ दिखाओगे और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर शिफ्टेड होगा और क्रिटिकल कंडीशन में बिल्कुल एज से पास करेगा, लाइन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थ्रू द एज। इन लिमिटिंग केस की बात करें अगर, लिमिटिंग केस में तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू एफ। उसके अलावा अगर इसकी हाइट 3a/4 है तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बैलेंस करोगे जब, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस करने की बजाय इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस कर सकते हो। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इस कॉर्नर पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस किया जा सकता है। तो इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करने पर कैपिटल एफ इंटू 3a/4, और इधर से जो mg का फोर्स है वो, और उसका डिस्टेंस a/2, mg इंटू a/2। लिमिटिंग केस में आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी f की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 2mg/3। तो ये उस केस में है जहां पर आप फ्रिक्शन एज्यूम कर रहे हो। और अगर फ्रिक्शन एज्यूम ना करें, यहाँ पर ये माने कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अगर आप सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान लोगे तो सिचुएशन थोड़ी अलग है, तब आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। देखिए इस केस में अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस हुआ तो नेचुरली इसकी एक एक्सेलरेशन भी आएगी, यानी ये सिस्टम एक्सेलरेट कर जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ डिवाइडेड बाय मास एम। उस केस में सेंटर ऑफ मास सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा, mg इस तरफ, और लिमिटिंग केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ। लेकिन इस केस में जब आप टॉर्क बैलेंस करोगे तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास को ही जीरो कर पाओगे, बिकॉज एक्सेलरेट करने के टाइम पर जब ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो जो पिछला वाला पॉइंट हमने चूज किया था, ये कॉर्नर पॉइंट, तो अगर आप इस कॉर्नर पॉइंट को कोई ओ नाम दो तो ये पॉइंट ओ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि एक नॉन इनर्शियल पॉइंट माना जाएगा ये। तो ऐसे में इसके अबाउट टॉर्क लगाएंगे तो गलत आंसर बन जाएगा आपका, बिकॉज नॉन इनर्शियल पॉइंट है। तो इसके अबाउट टॉर्क लेते समय आपको स्यूडो टॉर्क लेना पड़ जाएगा। तो स्यूडो टॉर्क ना आए इसके लिए जरूरी है कि हम टॉर्क पॉइंट ओ की बजाय सेंटर ऑफ मास के अबाउट लें। पिछले वाले में प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी कि ये पॉइंट रेस्ट पे था, इनर्शियल पॉइंट था ये। तो जब ये इनर्शियल पॉइंट था तो आप टॉर्क कहीं पर भी लगा सकते थे, इसके अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बट इस केस में सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेंगे तो ये जो फोर्स की लाइन है इसका सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस a/4 होगा, तो f इंटू a/4 का टॉर्क इसकी वजह से, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि इक्वल टू mg है, नॉर्मल इक्वल टू mg, उस mg का टॉर्क mg इंटू a/2। और इसके हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए फिर वो ट्वाइस ऑफ mg, यानी स्मूथ सरफेस पर 2mg का आंसर आएगा और रफ सरफेस के ऊपर 2mg/3 का आंसर आएगा। अब इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से मिसिंग है, बट 2mg क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका 2/3 mg आंसर आना चाहिए, 2/3 आंसर। बट दोनों ही करके दिखा दिया, दोनों से आपको फायदा होगा इसमें। Seventh question, find the ratio of maximum wavelength of the Lyman series in the hydrogen spectrum to the maximum wavelength in the Paschen series. तो Lyman series की अगर आप बात करते हो तो मैक्सिमम वेवलेंथ
आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है कि डेल्टा ई एच सी बाय लैम्डा है। तो अगर आप लैम्डा मैक्सिमम चाहते हो तो बात ऑब्वियस है कि डेल्टा ए मिनिमम करना पड़ेगा। और लाइमन सीरीज का जो ट्रांजिशन है, लाइमन सीरीज, उसमें n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू आप 2, 3, 4 कोई भी ले सकते हो। तो जो आपका रिजल्ट है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। मैक्सिमम लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम लाइमन सीरीज में। तो वो निकालने के लिए आप इसको r पुट करोगे और यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस मिनिमम एनर्जी डिफरेंस 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1/4। एंड सिमिलरली पार्शियल सीरीज के लिए जब बात करेंगे तो सब सेम कंसेप्ट है। पार्शियल सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो उसका 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए r 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस इसमें 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इसका आंसर आप कंफर्म कर सकते हो। आई मीन जो भी रेशियो बनेगा इसके हिसाब से बनेगा उसका रेशियो, ठीक है, इसी के हिसाब से आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर बन रहा। देन इसी में 10th क्वेश्चन भी है, उसको जल्दी से देखो। हिमांशु जी बता रहे हैं। देखो 10th वाले क्वेश्चन में जो 10th वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एक पेंडुलम टाइप की चीज है जो हैंग कर रही है, राइट। उसमें पेंडुलम का जो मास गिवन है मास m, यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि बुलेट ऑफ मास m1 उसको v स्पीड से आती है, पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती है। पेनिट्रेट करके ये बाहर आ गई और बाहर आने के बाद इस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो v/3 हो गई, बुलेट की वेलोसिटी। यानी कि बुलेट का मोमेंटम रिड्यूस कर गया है। तो इसका जो लॉस इन मोमेंटम है, बुलेट का लॉस इन मोमेंटम, या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगा सकते हो कि अगर इस पेंडुलम की वेलोसिटी v हो जाती है तो बाद वाला मोमेंटम m1 v/3 प्लस पेंडुलम का मोमेंटम m इंटू वी इक्वल्स टू, इनिशियली पेंडुलम रेस्ट पे था तो 0 मोमेंटम और प्लस बुलेट का मोमेंटम m1 v। इससे v निकाल सकते हैं। m1 ये v डैश मानना पड़ेगा, इसको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये v डैश है तो v डैश फाइंड कर सकते हो कि उसकी क्या वेलोसिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए इसकी v डैश की जो वैल्यू बननी चाहिए वो √5gl, इस तरीके से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो इसमें ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दें आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि मतलब स्फेरिकल सिस्टम मान ले अपना अर्थ इस तरीके से, और उसके सरफेस से एक बॉडी को थ्रो किया गया है 30 डिग्री विद द रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस की लाइन होगी, लाइन ऑफ रेडियस। इससे 30 डिग्री एंगल पर एक बॉडी को थ्रो किया जा रहा है और उसकी वेलोसिटी डिफाइन की गई है कुछ v। और ये सबको पता है कि इस केस में ये एक पैराबोलिक पाथ पे, सॉरी इलिप्टिकल पाथ पे जाएगा। और उस इलिप्टिकल पाथ में जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस वाला केस आएगा, जहां पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस का केस होता है, वहां पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ मिनिमम वेलोसिटी आती है मैक्सिमम डिस्टेंस के टाइम पर। और वो उस पर आपसे कह रखा गया कि वेलोसिटी v/4 हो गई, ये वेलोसिटी v/4। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा गया आपसे, राइट। तो ये वैसे भी आ जाएगा क्योंकि अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ अगर कंजर्व करते हो, सेंटर ऑफ अर्थ इसको अगर आप कांस्टेंट रखो तो स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे, यानी एंगुलर मोमेंटम एट 1 इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम एट 2, पॉइंट 1 पे ये बनेगा m, वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा v sin 30 टाइम्स रेडियस r, और मैक्सिमम हाइट पर वो बनेगा m v/4 एंड दिस मैक्सिमम डिस्टेंस r मैक्सिमम। तो इससे आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम r कितना होगा, r मैक्सिमम की वैल्यू क्या बनेगी इस केस में।
और जो आर मैक्सिमम आएगा मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर आ रहा है इसका, 1/2 और ये 2 आर आ रहा है, यानी मैक्सिमम आर की वैल्यू 2 आर बन रही है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। तो वो 2 आर सेंटर ऑफ अर्थ से है, यानी कि सरफेस से उसका डिस्टेंस 2 आर माइनस रेडियस ऑफ आर अर्थ, यानी कि कैपिटल आर। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। अंकुर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से उससे नीड है नहीं कोई। एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है इस केस में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगुलर मोमेंटम से ये बन जा रहा है आंसर, तो ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद आए क्वेश्चन 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन में ये कह रखा है 500 ग्राम वाटर, 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन अ कैलोरीमीटर वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है उसका, और 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस ऐड की गई है। द वाटर इन द कैलोरीमीटर इज कितना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि इसमें आप ग्राफ बनाओ पहले, तो हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखिए कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ को थोड़ा सा फॉलो करिएगा। जो 500 ग्राम वाटर और 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है और एक कैलोरी मीटर के अंदर है, यानी कुल मिलाकर के हमारा कंपोजिशन ये है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो हमारा कंपोजिशन है वो ये है, दैट 500 ग्राम वाटर प्लस 100 ग्राम आइस और प्लस वो जो कंटेनर है उसका वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि एक तरीके से उसको भी आप 40 ग्राम वाटर मान सकते हो। 40 ग्राम वाटर, ये जो कंटेनर है उसकी बात कर रहे हैं। ये सब 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये पहला वाला केस हो गया। और जो स्टीम ऐड कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर आप एक टेम्परेचर को दिखाओगे और यहाँ पर आप अमाउंट ऑफ हीट दिखाओ। तो सबसे पहले स्टीम की दिखाते हैं। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, कंडेंस होने पर कंप्लीटली जब कंडेंस होगा, फुल कंडेंसेशन उसका, तो अमाउंट ऑफ हीट जो बनेगी फुल कंडेंसेशन के बाद वो m इंटू एल से निकालोगे स्टीम के। और स्टीम का मास और उसका लेटेंट हीट दे रखा है 540 और 10 ग्राम, यानी कि 5400। तो 5400 कैलोरी फुल कंडेंसेशन के बाद है। तो यहाँ पर वो आप स्टीम का पॉइंट दिखाओगे, यहाँ पर वो स्टीम पूरी तरीके से कंडेंस होकर के वाटर बन जाएगा। और उसके बाद वाटर बनने के बाद उसका 100 से 0 की तरफ जब वो आएगा, 100 से 0 की तरफ, तो कितना हीट रिलीज करेगा वो निकाल सकते हो। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज निकाला जा सकता है। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट फर्दर रिलीज होगी यहाँ पर इस पोर्शन पे, तो ये वाली हीट और निकाल सकते हो। 10 ग्राम स्टीम था तो वो 10 ग्राम वाटर हो चुका है। अब उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का ले लेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर एंड डेल्टा टी 100 से 0। ये इस तरीके से ग्राफ आएगा स्टीम का, ठीक है। उसके बाद जो इधर वाला सिस्टम है 0 वाला, इनकी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी इनको जब हीट ऐड करोगे इसमें, तो इसमें जब आप हीट ऐड करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी। सबसे पहले ये जो आइस है ये मेल्ट होगी और ये मेल्ट करके 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे बनेगी। तो आइस की मेल्टिंग जब दिखाओगे, 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जब मेल्ट करेगा, तो m इंटू एल के हिसाब से कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, अगर इसको कैलकुलेट करने को दिया जाए, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा इसके कंप्लीट मेल्टिंग में। अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करके देखें कि कितनी हीट के बाद ये आइस पूरी तरीके से मेल्ट कर जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो लेटेंट हीट है 80, 8000 वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब आप ये भी एनालाइज करो, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी यार। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ जो वाटर है इसको निकालना पड़ेगा और इसके हिसाब से ये वैल्यू जो बनेगी, I mean, ये 4.2 होता है, नहीं स्पेसिफिक हीट ग्राम्स के अंदर 1 हो जाएगा, तो 1 यानी 1000 ये और 5400 ये, यानी कि फुल कंडेंसेशन जब होगा तो फुल कंडेंसेशन पे 6400 कैलोरी हीट चाहिए। फुल कंडेंसेशन पे 6400 कैलोरी हीट रिलीज होगी। और आइस को पूरी तरीके से मेल्ट करने के लिए 8000 कैलोरी हीट चाहिए। 8000 कैलोरी हीट। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है
कि आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं कर पाएगा इस केस में, यानी यहां से, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर के इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्लास में भी तुम्हें ये कहता है कि इसको ग्राफिकली करने की कोशिश करो, तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है 6400 कैलोरी ही मिल पा रहा है आपको। तो 6400 कैलोरी से कितना वाटर मेल्ट, कितना आइस मेल्ट होगा ये पता लगाओ। 8000 कैलोरी से 100 ग्राम आइस मेल्ट कर रहे हो, तो 6400 कैलोरी से कितना आइस मेल्ट करेंगे ये आप फाइंड कर सकते हो बाय द यूनिटरी मेथड। तो 100 डिवाइडेड बाय दिस 8000 इंटू 6400, इतना आइस मेल्ट कर जाएगा। और जब ये आइस मेल्ट कर गया तो ये वाटर बन जाएगा, वाटर, और पहले से ही आपके पास 500 ग्राम वाटर पहले से ही था, तो टोटल वाटर हो जाएगा 500 और प्लस ये वैल्यू। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट ऐड ना करिएगा, कंटेनर एक्चुअल में वाटर नहीं है, वो तो वाटर इक्विवेलेंट हीट कैलकुलेट करने के पर्पस से दिया जाता है आपको। रियल अमाउंट ऑफ वाटर 500 ग्राम का ये, और प्लस जो आइस मेल्ट कर रहा है, तो 500 प्लस वो 8 मेरे ख्याल से आ रहा है, उसका आंसर जो 80 है, 580 के आसपास कुछ आ रहा है, 580। ठीक है, थ्रू ग्राफ किया करो कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस को, आसान पड़ता है ये। ठीक है, 10th हो गया, ये हो गया पर 12th क्वेश्चन, राइट। निखिल, नहीं, स्टीम भी 10 ग्राम होगा कैसे, मतलब स्टीम 10 ग्राम कैसे होगा? स्टीम तो पूरा कंडेंस हो जाएगा, स्टीम पूरा कंडेंस हो गया, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ निखिल सही बोल रहे हैं आप, निखिल पॉइंट निखिल का सही है यार, ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया। 580 तो ये हो रहा है, 500 ग्राम ये हो रहा है, 80 ग्राम आइस मेल्ट कर रही है, और 10 ग्राम वो स्टीम भी कंडेंस हो गई है, सॉरी उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ये जो 10 ग्राम स्टीम है ये भी कंडेंस हो चुका है, तो ये भी वाटर बन चुका है। तो वाटर 10 ग्राम यहाँ से मिला, 500 ग्राम यहाँ से मिला, और 80 ग्राम यहाँ से, 590 आंसर होगा इसका, 590, परफेक्ट। ठीक है जी, चलिए 12th के बाद अब आपके पास क्वेश्चन है 20, 24 इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। ट्वेंटी वाले में प्रोसेस दे रखा है और एफिशिएंसी की बात की गई है, राइट। तो इसमें जो प्रोसेस दे रखा है, अगर हम यहीं पर इसको कुछ नाम दे दें, तो सबसे पहले जो ये वाला प्रोसेस है आपका जो आइसोबारिक कंडीशन पे जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम वी नॉट है, यहाँ पर वॉल्यूम 2 वी नॉट है, और प्रेशर 2 पी नॉट है, तो आइसोबारिक हो गया ये। और उसके बाद ये वाला प्रोसेस है जो यहाँ पर आ रही है, जिसमें ये 2 वी नॉट है, और प्रेशर की वैल्यू 2 पी नॉट से पी नॉट आ रही है, आइसोकोरिक वाला। फिर आपके पास ये वाला प्रोसेस हो जाएगा जहाँ पर 2 वी नॉट से वी नॉट जा रहे हो एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर पी नॉट, एंड देन ये वाला पार्ट जो आप पी नॉट से 2 पी नॉट जा रहे हो एट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम वी नॉट। तो इन सब का हीट कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है, और ये प्रोसेस 4 है। तो प्रोसेस 1 की हीट आप निकालोगे तो Q1 उससे निकालेंगे एन सी पी डेल्टा टी से, एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। और एन सी पी मोनोएटॉमिक गैस है, तो आप यहाँ रखोगे 7R/2, 7R/2 डेल्टा टी, ये 7/2, और NR डेल्टा टी जो है, NR डेल्टा टी, इसको कह सकते हो कि ये प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो 2 पी नॉट वी नॉट। Q2 निकालने के लिए आप एन सी वी डेल्टा टी लगाओगे, तो N 5/2 R डेल्टा टी, और इसमें जो एन आर डेल्टा टी है उसको आप वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ प्रेशर कर सकते हो, वॉल्यूम इंटू चेंज ऑफ प्रेशर। तो ये 5/2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 2 वी नॉट एंड चेंज ऑफ प्रेशर इज माइनस पी नॉट। ऐसे ही फिर Q3 निकालेंगे, तो उसमें भी आपका 7/2 का टर्म आएगा, आइसोबारिक है, प्रेशर पी नॉट, और उसका चेंज इन वॉल्यूम 2 वी नॉट से वी नॉट की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस वी नॉट। और फिर Q4 निकालेंगे, तो उसमें आइसोकोरिक वाला आएगा 5/2 वॉल्यूम वी नॉट, और चेंज ऑफ प्रेशर पी नॉट से 2 पी नॉट है, तो पी नॉट है। और उसके बाद आप एफिशिएंसी का फंडामेंटल फॉर्मूला लगाओगे, दैट
फंडामेंटल फॉर्मूला में एफिशिएंसी जब निकालते हो तो आप सम ऑफ ऑल पॉजिटिव हीट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल हीट्स, नीचे क्यू पॉजिटिव एंड मतलब नीचे सारा हीट ले लो आप और ऊपर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो पॉजिटिव वैल्यू Q2 की आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू Q4 की आ रही है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू Q1 की वैल्यू पॉजिटिव है और Q4 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर में Q1 और Q4, डिनोमिनेटर में चारों को ऐड करेंगे। तो अब इसमें डाउट क्या है, मेरे ख्याल से इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ तक है इसका ऑप्शन सी आ जाना चाहिए। नहीं अंकुर, अच्छा हीलियम, सॉरी डायटॉमिक नहीं मोनोएटॉमिक ही है। ओके ओके, यार ये मिस्टेक हो गई है। हीलियम, अच्छा सॉरी हाइड्रोजन देख के कर दिया इसको। हीलियम मोनोएटॉमिक है तो वो CpCv बदलने पड़ेंगे आपको, CpCv बदलने पड़ेंगे, वो 7r/2 और वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 3r/2 और 5r/2 लेना पड़ेगा, 5r/2 और 3r/2। ठीक है चलो कोई नहीं। और 20th के बाद आपका है 24 का आंसर वेरीफाई करना आप लोग को। 21 में क्वेश्चन 21 जो है यहाँ पर वो देख लो। क्वेश्चन 21 में कुछ नहीं करना, उसमें क्या है फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 में ये बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सोर्स अगर वाटर में है, सोर्स इन वाटर है, ठीक है, सोर्स अगर हमारा वाटर में है और ऑब्जर्वर हमारा एयर में है, ऑब्जर्वर एयर में, तो इससे तो डॉपलर इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा, और मीडियम का फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं होता। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ है तो आगे भी फ्रीक्वेंसी एफ होगी, और कोई डॉपलर फिनोमेना नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। और प्लस मीडियम चेंज का फ्रीक्वेंसी पर फर्क नहीं पड़ता, तो सेम फ्रीक्वेंसी बाहर आ जाएगी। 600 हर्ट्ज है तो 600 हर्ट्ज ही बाहर जाएगी ये 21 क्वेश्चन में। अच्छा बता रहे 22 बता रहे, भी रुक जाओ 22 भी बता दे रहे, बस एक मिनट, जल्द ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। 24th में 2 मोल्स ऑफ हीलियम आर मिक्स्ड विद n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले तो आप इसका CV निकालो कितना आएगा। CV ऑफ मिक्स गैस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो निकालेंगे, CV ऑफ द मिक्स गैस। तो 2 मोल्स हीलियम 3r/2 प्लस n मोल्स हाइड्रोजन, उसका CV 5r/2 और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और CP ऑफ मिक्स गैस निकालोगे बाय CV ऑफ मिक्स गैस प्लस कैपिटल R करके, फिर गामा ऑफ मिक्स गैस इन दोनों के रेशियो से आ जाएगा, मिक्स डिवाइडेड बाय CV मिक्स। ठीक है, यहां तक तो पार्ट करोगे आप। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस molecules in the mixture is √2 times the speed of sound in the mixture। तो रूट मीन स्पीड यानी स्क्वायर रूट 3RT अपॉन मोलर मास उस मिक्सचर का, ये आपके रूट मीन स्क्वायर स्पीड है √3RT/m, और साउंड की स्पीड होती है रूट ऑफ गामा RT बाय मोलर मास M मिक्स √ गामा। तो यहाँ पर गामा ऑफ मिक्सर आएगा, तो RMS वैल्यू जो है ये √2 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड है। ये साउंड की स्पीड हो गई यहाँ पर साउंड वाली, और ये RMS वाली हो गई। तो इससे आपको गामा मिक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और जो गामा मिक्स की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आप यहाँ पर लाओगे तो जो अननोन n है वो निकल के आएगा आपके सामने, अननोन n की वैल्यू मिलेगी इसमें से 24th क्वेश्चन में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 एक बार और देख लो भाई, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये जो कह रहे हैं ना आपसे, देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे करके यूट्यूब का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से,
इसमें पहले अगर आप लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ो, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है राइट साइड पर ज्यादा है, ठीक है ना, राइट साइड पर ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेफ्ट साइड पर कम है। मतलब अगर आप यहाँ पर एरिया, राइट साइड का एरिया अगर आप ए लेते हो, तो लेफ्ट साइड का एरिया क्वेश्चन के हिसाब से A/4 है। और इसके अंदर मरकरी फिल करी गई है राइट साइड पर, और लेवल ऑफ द मरकरी इन द नैरो लिम्ब इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 फ्रॉम द। अब जब मरकरी आप फिल करोगे तो मरकरी का लेवल तो दोनों में बराबर ही आएगा। इनिशियल लेवल पे जब आप मरकरी फिल करोगे तो लेवल दोनों तरफ बराबर ही आएगा। और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है इनिशियल लेवल पर, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर एंड है, ये लेंथ। उसके बाद जब इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, उसके बाद सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट का डायग्राम आप अलग से देख लो। सेकंड पार्ट में हम जानबूझ करके ये लेवल दिखा रहे हैं इसमें। नहीं, फैजा एडवांस का क्वेश्चन 9 अभी देख लेते हैं, रुक जाओ, उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको देख लें पहले, उसके बाद बता रहे हैं आपसे, ठीक है। इसमें क्या है, जब वाटर फिल करेंगे तो मरकरी इस साइड कुछ डिप कर जाएगा, मरकरी इस साइड डिप करके इस साइड राइज कर जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा मरकरी, क्योंकि बाकी पोर्शन में तो आप यहाँ पर कुछ वाटर ला रहे हो। ठीक है, यहाँ पर तो टॉप पॉइंट तक आप वाटर लेके आ रहे हो, यहाँ पर टॉप पॉइंट तक वाटर ला रहे हो। तो जब ये वाटर लाओगे तो इधर की तरफ मरकरी राइज कर जाएगा, और ये एच पूछा जा रहा है कि ये एच कितना होगा, कितना राइज कर गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखो कैसे कर सकते हो। टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा P0, ठीक है। जितना लेवल गिरा उठा है उतना लेवल यहाँ से गिरा भी होगा, एच गिरा भी होगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर आएगा P0 प्लस रो ऑफ वाटर G, और ये हाइट 36 प्लस एच होगी, 36 प्लस एच, बट 0.36 लोगे, 0.36 बिकॉज वो सेंटीमीटर में है। ये इस पॉइंट पर, और इसके सामने वाले पॉइंट पर भी सेम लेवल आएगा, दोनों पॉइंट पर सेम प्रेशर आएगा। और इससे आप कितना ऊपर जा रहे हो, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट का प्रेशर अगर आप राइट साइड से कैलकुलेट करो, इस पॉइंट का प्रेशर, ठीक है, हाँ सॉरी, एरिया का डिफरेंस था, एरिया यहाँ पर जो है वो A है और यहाँ A/4 है, तो ये 4H होगा। एरिया का डिफरेंस ध्यान देना, सॉरी, एरिया डिफरेंस की वजह से क्या होगा, अगर उधर H राइज करेगा तो यहाँ पर 4H नीचे आएगा, ये 4H होगा यहाँ पर, तो 0.36 और प्लस 4H, ये आएगा यार 4H, ठीक है। और ये इस लेफ्ट साइड का प्रेशर आ गया, और उसके सामने वाले पॉइंट का प्रेशर निकालने के लिए ये करोगे, ये P0 प्लस इस तरफ मरकरी ऐड करो, राइट साइड पर मरकरी, यानी इसकी वैल्यू P0 प्लस राइट साइड मरकरी की डेंसिटी इंटू G, और ये पूरी हाइट, ये जो H हाइट होगी, ठीक है जी। तो ये H हाइट राइज कर गया है, और ये 4H यानी टोटल 5H है वो, तो दिस इंटू 5H, ये टोटल हाइट 5H हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर इक्वेट कर सकते हो, बिकॉज ये दोनों सेम लेवल पर है, इस वजह से। इससे आपका 22 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, 22 क्वेश्चन है। और कौन सा था, मतलब एक ख्याल से हो गया आपके सारे क्वेश्चन जो थे। और पहला आपका कौन सा क्वेश्चन है, 9th एडवांस का, अच्छा चलिए देख लेते हैं, एक मिनट को, एक मिनट को देख लेते हैं। बताना इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन कौन सा था आपका, 9th क्वेश्चन जो है ये है, अच्छा ये, डाउट बताना क्या है बच्चे इसमें, क्या है 9th क्वेश्चन, एडवांस के 9th क्वेश्चन, 9th यही है। इस क्वेश्चन में क्या मतलब डाउट जरा स्पेसिफाई करो आपका। इसमें अगर आपको इस तरीके से ग्राफ दे रखा है कुछ, और ये फोर्स का ग्राफ है इस टाइप से, अच्छा पूछा क्या है, ओके, मतलब क्वेश्चन क्या है यही क्लियर नहीं है, देखता हूँ भी, ठीक है, ये आर हो गया। तो
अच्छा, इसमें ये पूछा गया कि इन चारों में से सही ऑप्शन कौन, मतलब स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट्स कौन से हैं? आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखा है ना, दैट ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ओ से क्यू तक का आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम इज ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एट ऑल द पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी इसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इसका स्लोप होगा? ये गलत है, बिकॉज फोर्स जो होता है, फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप आता है, F इक्वल टू डी यू बाई डी आर पढ़ते हो, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है। थर्ड वाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम इज, सॉरी थर्ड वाला था ये, सेकंड वाला जो है यहाँ पर है सेकंड। हुक्स लॉ इज ओबेड अराउंड पॉइंट पी, पॉइंट पी के अराउंड हुक्स लॉ वैलिड है, पॉइंट पी के अराउंड। और तो इलास्टिक मटेरियल है, हुक्स लॉ वैलिड होगा, बट हुक्स लॉ हमेशा यहाँ पर आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर आता है, सॉरी पॉइंट पी इक्विलिब्रियम नहीं है। एक सेकेंड, ओके। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी कैसे, क्या हो रहा है यार, चक्कर क्या है पता नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि मैं ही ध्यान नहीं दे रहा हूँ आज। ये फोर्स का ग्राफ है, सही सही बोलो प्रखर, थैंक यू। ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ नहीं है, फोर्स का ग्राफ है, तो फोर्स का ग्राफ पॉइंट पी पर जीरो हो रहा है, पॉइंट पी पर, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पी पर होगा, पॉइंट पी पर इक्विलिब्रियम होगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और अगर क्योंकि पॉइंट पी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर एफ इक्वल टू जीरो है, तो हुक्स लॉ इसी के अराउंड काम करेगा, पॉइंट पी के अराउंड ही हुक्स लॉ काम करेगा फिर। यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा मेरा, सेकंड ऑप्शन वो सही है। थर्ड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो वैसे बी ऑप्शन आ गया इसका, क्योंकि बाकी सब में फर्स्ट है। इसमें यही बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको। वैसे डाउट क्लियर हो गया आपका? बिल ये पूछा यही है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए एंड कर रहे हैं मीटिंग, ठीक है इसको। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं, जो भी होगा आप फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस पर बता देंगे। बाकी सेशन एंड कर रहे हैं यहाँ पर।